नमस्कार साथियों, आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है इग्नू बीएड से संबंधित होने वाली है। इग्नू बीएड 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उससे रिलेटेड दोस्तों अपन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और 2018 का पेपर अभी अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 2018 के पेपर में अपन दोस्तों शैक्षिक और सामान्य चेतना से संबंधित 25 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में अपन दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं शिक्षण अधिगम और विद्यालय के बारे में जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो 2018 का पेपर है, वीडियो बहुत ही शानदार रहेगी, वीडियो को पूरी देखना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। ठीक है, 10-15 मिनट की वीडियो है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते ही दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। संरचनात्मक जो आकलन होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों संरचनात्मक आकलन की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की जो अधिगम निष्पत्ति होती है उसको गति प्रदान करना दोस्तों संरचनात्मक आकलन का उद्देश्य होता है। ठीक है, विद्यार्थियों की अधिगम निष्पत्ति को गति प्रदान करना संरचनात्मक आकलन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक होता है? तो शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि टीचर ट्रेनिंग क्यों आवश्यक होती है? तो दोस्तों जो शिक्षण कौशल होते हैं उनको अर्जन करने में सहायता करती है शिक्षण प्रशिक्षण और विद्यालय संगठन की जो विधियां होती है उसको समझने में भी दोस्तों टीचर ट्रेनिंग आवश्यक होती है। विषय वस्तु के ज्ञान को उन्नयन करना ये भी दोस्तों टीचर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिनय किसके शिक्षण के लिए प्रभावी होगा? तो दोस्तों जो नाटक किया जाता है, नाटक के द्वारा किस-किस चीज़ को मतलब कि प्रभावी बना सकता है, ठीक है? तो ये दोस्तों नाटक के माध्यम से अपन इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं, विज्ञान के बारे में ले सकते हैं और भाषा के बारे में भी जानकारी हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे अपना उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण में सर्वाधिक संतुष्टि कारक होता है, तो शिक्षण में जो सर्वाधिक संतुष्टि कारक होता है वो क्या हो जाएगा? तो इसका अपना राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों बच्चों के प्रति प्रेम का भाव होना या मानव की सेवा का भाव या एक निश्चित आर्थिक लाभ या दोस्तों अध्येताओं के सर्वांगीण विकास में योगदान। तो ये दोस्तों सर्वांगीण यानी कि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। तो अध्येताओं का जो सर्वांगीण विकास होता है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव व्यक्तित्व परिणाम क्या है? तो मानव व्यक्तित्व जो परिणाम है इसका क्या मतलब क्या आंसर होने वाला? घर पर लालन-पालन करना या आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया को दोस्तों मानव व्यक्तित्व का परिणाम कहा जाता है या केवल परिवेश के द्वारा जो मतलब कि मानव का निर्माण किया जाता है वो परिणाम होगा या केवल आनुवंशिकता? तो यहाँ पे दोस्तों जो मानव का जो निर्माण होता है व्यक्तित्व का वो मतलब कि आनुवंशिकता के आधार पर भी होता है और पर्यावरण की जो अंतःक्रिया होती है इसके आधार पर भी मानव का व्यक्तित्व निर्माण होता है। ठीक है, तो अपना बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो यहाँ पे दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न की अपन बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन-सा हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन-सा? लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे मतलब कि छोटा-सा आंसर देना पड़ेगा, तो ये मतलब कि एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है। मुक्त सिर वाला प्रश्न तो ये निबंधात्मक टाइप क्वेश्चन हो जाएगी, मतलब कि जिसका कोई अंत नहीं होता आंसर का, तो निबंधात्मक क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, लेकिन सही और गलत ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये मतलब कि एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही और गलत, सी ऑप्शन अपना सही होने वाला है। ठीक है, किसे बच्चों का प्रथम शिक्षक माना जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो शिक्षक अपने बच्चों का जो प्रथम शिक्षक माना जाता है वो किससे माना जाता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो माता होती है, माता को दोस्तों मतलब कि बच्चे का प्रथम शिक्षक माना जाता है। ठीक है, एक शिक्षक जो अपने बच्चों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा है उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक शिक्षक शिक्षक है जो अपने बच्चों का ध्यान आकर्षित अपनी ओर नहीं कर पा रहा है, बच्चे मतलब कि खेलते जा रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षक उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा, तो इसका क्या कारण हो सकता है? शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। क्या त्यागपत्र देने से बच्चे आकर्षित हो जाएँगे? नहीं। अपने अध्येताओं की कमी को ढूँढना चाहिए, बोलकर लिखना शुरू करना चाहिए, अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन कर उसे सुधार करना चाहिए, ठीक है? अपने जो पढ़ाने का जो तरीका है उसमें सुधार करने के बाद ही बच्चे अपनी ओर आकर्षित हो पाएँगे कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करें कि हमें हमें पढ़ाने में क्या कमी है और उसमें सुधार करें, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, श्यामपट्ट को किस श्रेणी की सहायक सामग्री में रखा गया है? तो श्यामपट्ट होता है उसको दोस्तों कौन-सी श्रेणी में रखा गया है सहायक सामग्री के तौर पे? तो ये हो जाएगी दोस्तों दृश्य सामग्री की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, 10+2+3 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था किसकी प्रतिवेदन है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों अभी वर्तमान के अंदर का जो फ़ॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? 5+3+3+ तो यहाँ पे दोस्तों अभी वर्तमान में क्या है? 53-34 का फ़ॉर्मूला है, ठीक है? ये 53-34 का अभी वर्तमान में फ़ॉर्मूला है। 5+3+3 ये जो 5 है दोस्तों ये फाउंडेशन स्टेज की बात करते हैं जिसमें मतलब कि 3 साल तो अपने
आंगनबाड़ी से संबंधित हो जाएगी। और जो 2 साल है इसमें, 2 साल अपने मतलब कि पहली दूसरी कक्षा है। और 3 साल की बात करें दोस्तों, तीसरी से लेकर 5वीं तक का टाइम है। और ये जो 3 साल है, ये 3 साल अपने छठी से लेकर 8वीं तक का टाइम है। और ये जो 4 साल है, ये अपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 10 + 2 + 3 का जो फॉर्मूला है, ये मतलब कि किसकी प्रतिवेदना है, ठीक है। मुदालेर आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या कोठारी आयोग या राधाकृष्णन आयोग, ठीक है। तो ये दोस्तों किसकी प्रतिवेदन है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने हेतु एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो कक्षा में दोस्तों एक अनुशासन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चों को ये वह करने देना चाहिए जो वो चाहते हैं, या बच्चों से सख्ती से पेश होना चाहिए, या बच्चों को रुचिपूर्ण क्रियाकलापों में शामिल करना चाहिए, उसे चतुराई से स्पष्ट रूप से निपटना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों 66 के अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को रुचिपूर्ण क्रियाकलापों में शामिल करने के बाद ही दोस्तों एक प्रभावी अनुशासन में बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनौपचारिक शिक्षा है। तो अनौपचारिक जो शिक्षा होती है दोस्तों, ये मतलब कि अपने जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है, तो 67 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानसिक स्वास्थ्य है। तो मानसिक स्वास्थ्य की बात करें दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य क्या है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? संपूर्ण व्यक्तित्व का जो समभाव है, ये दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या तकनीक का मुख्य सॉफ्टवेयर आयाम है? तो यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से क्या तकनीक मुख्य सॉफ्टवेयर का आयाम है? तो दोस्तों जो तकनीक है, ये मुख्य सॉफ्टवेयर का आयाम है क्या? तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 69 के अंतर्गत कंप्यूटर है जो कि तकनीक का मुख्य सॉफ्टवेयर है, ठीक है। संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध है। तो संप्रेषण जो मतलब कि वार्तालाप होती है, संप्रेषण कम्युनिकेशन, इसमें मनोवैज्ञानिक अवरोध क्या है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अपन राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा गलत आग्रहण, ठीक है। गलत आग्रहण दोस्तों एक संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध है। नेक्स्ट है केब। केब का पूर्ण रूप क्या होगा? तो केब के पूर्ण रूप की अपन बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 71 के अंतर्गत राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन दोस्तों केब की फुल फॉर्म होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सी मतलब कि पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाठ्य सहगामी क्रिया की बात की गई है। एक क्विज प्रश्न मंच का आयोजन करना, विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना, विद्यालय पुस्तकालय में दोस्तों एक जनरल पढ़ना, या अभिनय प्रतियोगिता हेतु एक बच्चे को नामित करना। तो यहाँ पे दोस्तों सभी के सभी एक मतलब कि पाठ्य सहगामी क्रिया है, लेकिन जो मतलब कि विद्यालय पुस्तकालय में एक जनरल स्टडी करना, ये मतलब कि पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है। तो 72 के अंतर्गत अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन निर्धारित करता है कि मूल्यांकन क्या चीज़ निर्धारित करता है? तो यहाँ पे दोस्तों 73 के अंतर्गत जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? किसी स्तर पर अधिगम उद्देश्य को पूरा करना। दोस्तों जो भी स्तर है उसका जो अधिगम का उद्देश्य है उसको पूरा करना मूल्यांकन निर्धारित करता है। एक अनुदेशात्मक प्रक्रिया की कमियों को भी मतलब कि निर्धारित करता है, और पुनर्बलन और पोषण को भी मतलब कि मूल्यांकन निर्धारित करता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा में कार्यानुभव का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा में जो कार्यानुभव का अर्थ होता है वो क्या होता है? तो बच्चों में कार्य के प्रति मतलब कि उचित अभिवृत्ति विकसित करना, या फिर जीवन उपयोगी कार्यों में भाग लेना, या विद्यालय में जीवन और वास्तविक जीवन के बीच में अंतर बताना, या उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 74 के अंदर दोस्तों उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर होने वाला कि शिक्षा में जो कार्यानुभव का अर्थ होता है वो क्या होता है? बच्चों में कार्य के प्रति अभिवृत्ति विकसित करना, जीवन उपयोगी कार्य में भाग लेना, और विद्यालय और वास्तविक जीवन के बीच में अंतर बताना, ठीक है। तो ये सभी के सभी अपना शिक्षा में कार्य अनुभव से संबंधित अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक बच्चा कक्षा में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि एक बच्चा मतलब कि कक्षा में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे अपने अधिक कार्य देना चाहिए, नहीं अधिक कार्य देना तो नहीं चाहिए, ठीक है। माता पिता को बताना चाहिए, माता पिता को बताने से क्या बच्चा रुचि लेने लगेगा? शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए, अंतः क्रियात्मक क्रियाकलापों के द्वारा विद्यार्थी को शिक्षण अधिगम में भागीदारी बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना डी ऑप्शन अपना सही होने वाला 75 के अंतर्गत कि जो अंतःक्रियात्मक क्रियाकलाप होते हैं उनके द्वारा विद्यार्थी को शिक्षण अधिगम में भागीदारी बनाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारी संभव है। तो शिक्षण में दोस्तों जो विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारी होगी वो कब संभव हो पाएगी? तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो विधि है वो कौन सी हो जाएगी? परिचर्चा जो विधि है, इसके माध्यम से दोस्तों शिक्षण में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारी संभव हो पाएगी, ठीक है। तो 76 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिचर्चा, ठीक है। श्रव्य दृश्य सामग्री भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो परिचर्चा जो विधि है दोस्तों, ये मतलब कि विद्यार्थी में अधिकतम भागीदारी को संभव बनाएगी, ठीक है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का मानक नहीं होता है। एक अच्छी जो पाठ्यपुस्तक होती है उसका मानक नहीं होता, कौन-सा मानक नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 77 में
अधीता मित्रवत होनी चाहिए, यानी कि जो पढ़ने वाला उसके मित्र के जैसा काम करने वाली पुस्तक होनी चाहिए। विषय वस्तु का तर्कपूर्ण क्रम होना चाहिए और उचित मूल्य से कोई मतलब नहीं है दोस्तों अच्छी पाठ्य पुस्तक का। और अंतःक्रियात्मक भाषा, मतलब कि अंतःक्रियात्मक भाषा का भी उपयोग होना चाहिए, वो दोस्तों एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का मानक होते हैं। बाकी उचित मूल्य से दोस्तों इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कक्षा में मंद अध्येता को क्या करना चाहिए, जो मतलब कि पढ़ने में थोड़ा सा ढीला है, उसको क्या करना चाहिए कक्षा में, प्रोत्साहित करना चाहिए या अनदेखा कर दे या लक्षणानुरूप विचार करे या फिर आसान दत्त कार्य दे। तो दोस्तों जो बच्चा है वो मंद किस कारणों से है, उन कारणों का पता लगाए, यानी कि उसके लक्षण क्या मंद होने के, और उसके अकॉर्डिंग उसका उपचार करे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे खराब कक्षा कक्ष प्रबंधन रीति क्या है? तो दोस्तों सबसे खराब कक्षा कक्ष प्रबंधन नीति की रीति की अपन बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला दोस्तों भागीदारी पूर्ण है, ठीक है। भागीदारी पूर्ण जो रीति है ये दोस्तों कक्षा कक्ष प्रबंधन की सबसे खराब रीति है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे खराब रीति कौन सी हो जाएगी? भागीदार पूर्ण जो रीति है सबसे खराब है। बाकी आत्मा अनुशासनात्मक और प्रजातांत्रिक और सहयोगात्मक ये सभी के सभी दोस्तों कक्षा प्रबंधन के लिए सही रीतियां हैं, ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्रमबद्ध ढंग से ज्ञानार्जन की श्रेष्ठतम स्रोत कौन सा है? तो क्रमबद्ध ढंग से मतलब कि ज्ञानार्जन की श्रेष्ठतम स्रोत की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा स्वयं अनुभव के द्वारा जो सीखा जाता है, ये क्रमबद्ध ढंग से ज्ञानार्जन की श्रेष्ठतम उदाहरण है, ठीक है।